जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे विदेशी शासकों के बारे में। तो विदेशी शासक जो भारत में आए उस दौरान विदेशी आक्रमण हुए भारत में, तो उसमें जो पहला राजवंश है वो है वही हिंद यवन, जिसको इंडो ग्रीक राजवंश कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इंडो ग्रीक राजवंश ब्रैकेट में हिंद यवन, हिंद यवन, इंडो ग्रीक ब्रैकेट में हिंद यवन, हिंद यवन। ठीक है, अब इसमें जो है लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही आराम आराम पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी चीज की। ओके, चलो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए सिकंदर ने, सिकंदर के कर लो, सिकंदर के, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया में बैक्ट्रिया में यूनानी उपनिवेश बसाया गया था। ठीक है, तो सिकंदर जो था वो यूनानी था और उसने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के बारे में पढ़ा है पहले सेमेस्टर में। तो उसने अपना एक उपनिवेश बसाया, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही सेल्यूकस के साथ उनका एक युद्ध होता है ना। और उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जीत जाता है, विजय हो जाता है और एक संधि होती है। उस संधि के अनुसार जो है बहुत सारे प्रदेश क्षेत्र जो है वो सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत सारी चीजें उनको देते हैं। एक मेगास्थनीज नामक राजदूत भी आता है मौर्य राजवंश में, है ना, जिसने इंडिका लिखी, पुस्तक लिखी, बहुत फेमस है वो सारी। अगला पॉइंट लिखिए। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को परास्त कर इस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया था। इस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया था। इस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, कौन से प्रदेश को? बैक्ट्रिया को, जहां सिकंदर ने अपना उपनिवेश बसाया था, है ना। और सेल्यूकस ने युद्ध किया। युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीता। मैंने लिखवाई भी थी शर्तें, शर्तों में लिखवाया था कि 4 क्षेत्रों को सौंपा गया, जिसमें कौन कौन से थे? एक था जेड्रोसिया, आर्कोसिया, है ना, हेरात, एक और था कोई, मकरान जिसको बोलते हैं, शायद वो था, मकरान था या कुछ और था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। लेकिन बैक्ट्रिया जो एरिया है, बैक्ट्रिया जो क्षेत्र है, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया गया था उसी दौरान जब सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था। तो वहीं आप, मैं पहले क्या कर रहा हूं, पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आक्रमण का, हालांकि वो हिंद यवन के आने का क्या कारण रहा है, कैसे वो आए, इस तरीके से। अगला पॉइंट लिखिए। लेकिन मौर्य वंश के पतन के बाद, मौर्य वंश के पतन के बाद क्योंकि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, उसकी हत्या कर दी गई पुष्यमित्र शुंग द्वारा, तो मौर्य वंश का पतन हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ इतिहास में? मौर्य वंश के पतन के बाद
पश्चिमोत्तर प्रदेश में पश्चिमोत्तर प्रदेश में पुनः पश्चिमोत्तर प्रदेश में पुनः विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए। विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए। इन विदेशी आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम भारत आने वाले बैक्ट्रिया के यवन थे। बैक्ट्रिया के यवन थे जिन्हें इतिहास में हम हिंद यवन ब्रैकेट में लिख लो इंडो ग्रीक कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये कौन थे, हिंद यवन, है ना। ये बैक्ट्रिया से ही आए थे भारत में। और बैक्ट्रिया क्या है? ये वही है बैक्ट्रिया जहां सिकंदर ने अपना उपनिवेश बसाया था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने जो क्षेत्र सौंपा था वो बैक्ट्रिया है। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें पता लग गया कि कौन आया था, हिंद यवन आए थे, जिनको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात। आगे अगला पॉइंट लिखिए। इन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर शासन किया। ठीक है, अब नया पॉइंट लिखिए। क्लासिकल लेखकों में पोलिबियस, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि के विवरण से इंडो ग्रीक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इंडो ग्रीक शासक जो आए उनके इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो उसमें स्ट्रेबो हैं, प्लूटार्क हैं, जस्टिन हैं, इन सभी के विवरण से ये जानकारी मिलती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब नई लाइन से नया पॉइंट है। इंडो ग्रीक शासकों के इतिहास को जानने का सर्वप्रथम माध्यम उनके द्वारा चलाए गए सिक्के हैं। जो उत्तर पश्चिमी तथा मध्य भारत से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जो सिक्के चलाए गए वो भी इतिहास की जानकारी देते हैं।
और बहुत फेमस रहे इनके सिक्के। फिर नई लाइन से लिखिएगा। नई लाइन से क्या, एक हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, लिखिए हिंद यवन शासकों का राजनीतिक इतिहास। हिंद यवन शासकों का राजनीतिक इतिहास। इसमें नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 डालिए, लिखिए यूडेमस। यूडेमस वंश ऑब्लिक का चिन्ह लगता है वो लगाइए, डेमेट्रियस वंश, डेमेट्रियस वंश। यूडेमस ऑब्लिक डेमेट्रियस वंश। तो ये एक ही नाम है ना, एक ही राजवंश को दो नामों से इस तरीके से जाना गया। अब इसके बारे में लिखिए, लिखिए इन्होंने इन्होंने झेलम से, झेलम से बताइए यार, वेट करो, क्लास के बाद मिलते हैं, रुक जाओ। झेलम से मथुरा तक शासन किया, झेलम से मथुरा तक शासन किया। इनकी राजधानी, इनकी राजधानी साकल थी, साकल, इनकी राजधानी क्या थी, साकल, साकल थी। कहां से कहां तक शासन किया, झेलम से मथुरा तक। झेलम नदी है, झेलम है, चिनाव है, ये हिंदू कुश पर्वत की साइड वही निकली, उधर से ही नदियां। रावी है, परुष्णी है, वितत्सा, वितत्सा को झेलम कहा गया है ना, ध्यान आया नहीं, वैदिक कालीन वितत्सा नदी है, उसी को आज क्या कहते हैं, झेलम। तो झेलम से, और मथुरा, मथुरा की राजधानी तक्षशिला है ना, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में हमने पढ़ा है यहां तक। इन तो ये जो एरिया इनका रहा है झेलम से मथुरा तक, जहां इन्होंने शासन किया, लेकिन इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई, कहां बनाई, साकल, साकल को अपनी राजधानी बनाई। तो पूछ लेगा इनकी राजधानी क्या थी, कहां से कहां तक शासन किया। अब नंबर 2 लिखिए, इसमें लिखिए यूक्रेटाइडीज, ये एक ही शब्द है, यूक्रेटाइडीज वंश, यूक्रेटाइडीज वंश। अब इसमें लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, इन्होंने इन्होंने बैक्ट्रिया से झेलम तक शासन किया, बैक्ट्रिया से झेलम तक शासन किया, तथा इनकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला थी। तो इन्होंने कहां से कहां तक किया, इन्होंने तक्षशिला तक, उसके बाद झेलम तक शासन किया बैक्ट्रिया से लेकर के, और उन्होंने झेलम से मथुरा तक शासन किया। उनकी राजधानी साकल थी, इनकी राजधानी तक्षशिला थी। ये पॉइंट इस तरीके से आपको ध्यान रहेंगे, भूलेंगे नहीं कभी। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए तक्षशिला में स्थित, तक्षशिला में स्थित सिरकप का क्षेत्र, सिरकप का क्षेत्र इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक काल में ही उपयोग में लिया गया था, उपयोग में लिया गया था। अब हम एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे यूथिडेमस, 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 ये राजा पहला, राजनीतिक इतिहास पढ़ना था।
रोमन लेखक पोलीबियस के अनुसार, अच्छा ये नाम आपको ना अजीब से लग रहे होंगे, पता है अजीब से क्यों है? क्योंकि ये भारतीय नाम नहीं है, क्योंकि ये विदेशी थे, विदेशों से भारत में आए थे, इसलिए इनके नाम हमारे नाम से मैच नहीं खाते, अजीबोगरीब हैं, थोड़े अटपटे से हैं, है ना, जल्दी से याद भी नहीं होते, ऐसे नाम हैं, लेकिन 2-4 बार पढ़ते हैं तो ध्यान आ जाता है। यूथिडेमस में क्या लिखा आपने? रोमन लेखक पोलीबियस के अनुसार 208 ईसा पूर्व में सीरियाई सम्राट एंटियाकम तृतीय ने ठीक है, तृतीय ने यूथिडेमस की राजधानी पर घेरा डाल लिया। किसने डाला? एंटियाकम तृतीय ने। ये पहली घटना है यूथिडेमस के शासनकाल की। तो घेरा डाल लिया गया मतलब राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया सैनिकों ने। अब देखिए जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या होता है कि समझौता किया जाता है। अगर शत्रु हमसे मजबूत है तो, कमजोर है तो युद्ध करेंगे, बराबर का है तब भी लड़ते हैं। अगर कमजोर है तो युद्ध करेंगे, बराबर का है तब भी लड़ेंगे। अगर शक्तिशाली है तो क्या करते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, चलो समझौता कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। तो क्या हुआ, आपस में इन लोगों की संधि हो गई, घेरा डाला, उससे कोई युद्ध नहीं हुआ, संधि हो गई। और संधि में क्या हुआ? संधि में सीधी सी बात है कि हम लोग कैसे न कैसे युद्ध को टाल देते हैं और जो भी शर्तें हैं एक दूसरे की वो मान लेते हैं, वो जो वो कहते हैं हम मान लेते हैं, हम कहते हैं वो मान लेते हैं, ये युद्ध को टालना हो जाता है। इसी में एक लाइन जोड़ के लिखिएगा, देखिए अंततः संधि के माध्यम से यूथिडेमस को बैक्ट्रिया का स्वतंत्र शासक मान लिया गया। ठीक है, तो ये पहली बात खत्म हुई। आगे लिखिए, नई लाइन से लिखिए। देखिए इसके पश्चात एंटियोकस भी कहते हैं इसको, ठीक है, एंटियोकस तृतीय ने काकेसस, अच्छा एक चीज और, काकेसस लिखो फिर ब्रैकेट में लिखो इसमें, तो हिंदुकुश पर्वत। भारत का जब नक्शा देखते हैं तो ऊपर जो नक्शे में सबसे ऊपर जो होता है एक हिमालय पर्वत है और उधर ही एक हिंदुकुश पर्वत पड़ता है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में। पहले तो वो भारत का ही एरिया था। हिंदुकुश पर्वत जो है वहां से बहुत सारे यात्री भारत में आए। आपने अलबरूनी का नाम सुना होगा कभी इतिहास में अगर पढ़ा हो, अलबरूनी थे, इब्न खुर्ददवा थे, उसी समय ये आए। अबू मशूदी थे, बहुत सारे लोग वहीं निकल के आए। और हिंदुकुश पर्वत में ही एक बोलन और खेबर नामक जो दर्रे हैं, यहीं से सिकंदर आया था। जो दरारें हैं पहाड़ों में, मैंने बताया भी था सिकंदर जब पढ़ाया था तो कैसे वो आया था भारत, वही वहां से बहुत लोग, ये वही हिंदुकुश पर्वत की बात कर रहे हैं, जिसको
यूनानियों ने काकेसस कहा है, जो आपने लिखा है कासेसस, वो यूनानी भाषा में कासेसस कहते हैं, अपनी भाषा में हम उसको हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। आप लिखिए इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा, हिंदुकुश पर्वत को पार कर काबुल मार्ग, ये अफगानिस्तान में पड़ता है शायद काबुल, ठीक है, काबुल मार्ग से भारतीयों के शासक सोफेगसेनस, ये नाम अजीबोगरीब, सोफेक्सेनस, अब ब्रैकेट में लिख लो भारतीय, जो सुभाग सेन, ये भारतीय राजा था सुभाग सेन, उसको उन्होंने अपनी भाषा में अपने नाम से बुलाया, के राज्य में पहुंचा, के राज्य में पहुंचा। सुभाग सेन ने उसे 500 हाथी उपहार में दिए, उपहार में दिए। विद्वानों का मानना है कि विद्वानों का मानना है कि विद्वानों का मानना है कि यह भारतीय शासक अशोक का कोई उत्तराधिकारी रहा होगा, अशोक का कोई उत्तराधिकारी रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो राजवंश पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कठिन लग सकता है कि ये बहुत कठिन है, कारण वही कि जो नाम है ना वो कठिन लग रहे हैं हम लोगों को। अब वो भारतीय नामों को भी अपनी भाषा में अलग तरीके से कहते हैं, कासेसस, अब वैसे हम हिंदू कुछ पर्वत बोल दें तो आसानी समझ में आ जा रहा है, कासेसस नहीं समझ में आता है, लेकिन उन्होंने जिस नाम से बुलाया भारतीय नामों को वो जानना भी तो बहुत जरूरी है इतिहास के ज्ञान के लिए। इसलिए हम साथ में ब्रैकेट में जरूर मैं नाम भारतीय भी लिखवा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि भारतीय नाम क्या है और वो उसको किस नाम से बुला रहे हैं। ठीक है, जो सुभाग सेन की बात की वो कोई नहीं, अशोक का कोई उत्तराधिकारी रहा है, वो हो सकता है पुत्र हो या पोता हो या परपोत्र हो या लड़का हो। ठीक है, राजा के तो एक राजा के तो बहुत सारे लड़के होते थे, तो इस तरीके से ये कोई उनके परिवार राजवंश से ही संबंधित कोई रहा हो। अब हम दूसरे शासक का नाम लिखेंगे डेमेट्रियस, डेमेट्रियस। लेकिन डेमेट्रियस यूथिडेमस का पुत्र था। यूथिडेमस का पुत्र। अच्छा एक चीज समझो, पुष्यमित्र शुंग वंश पढ़ा है आपने, ये पढ़ा उसमें एक यवन आक्रमण हुआ था, 2 आक्रमण पढ़े हमने वहां पे पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, 2 आक्रमण, एक तो विदर्भ का युद्ध ध्यान आया, यज्ञसेन, अभी भी नहीं ध्यान आया, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था वो विदर्भ का युद्ध, है ना, तो उसको पढ़ लीजिए आप लोग जाके। अभी हम अगर जैसे हमने कहा कि आज हम रात में लाइव आएंगे यूट्यूब पे, तो ये तो आ जाएंगे, तुम लोगों के पास किसी के पास मोबाइल नहीं होता, तुम आओगे, हम लोग वहां पे क्वेश्चन आंसर हल करेंगे पहले पहले लेसन के पुष्यमित्र शुंग राजवंश के। हम प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प देंगे और उसको आप कॉपी पे लिख के फटाक से उत्तर दीजिएगा, फिर हम उसको समझेंगे। कितने बजे हम लोग ये काम करेंगे इसकी जानकारी हम ग्रुप पे दे देंगे, ठीक है। रात में 15 मिनट 20 मिनट अगर हम ये काम कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमको लगता है कि अगर ऐसा हमने डेली कर लिया और 20 प्रश्न रोज हल कर लिए तो
ना तो पैसा खर्च करने के लिए मॉडल पेपर लेना, ना कुछ करना, आराम से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मटेरियल तो पुष्यमित्र शुंग राजवंश का पूरा लिख ही लिया हमने। तो ये चीजें हैं। तो जो भी 4-5 लोग जो भी आ जाएं, वैसे हमने कहा था कम से कम 15 लोग तो होने चाहिए, लेकिन 4-5 लोग जो भी आएंगे तो मैं हम लोग पढ़ाई करेंगे वहां पे, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो एक आक्रमण हुआ था विदर्भ का युद्ध, दूसरा आक्रमण हुआ था यवनों का आक्रमण। यवनों के आक्रमण की जानकारी, ये हो सकता है आज प्रश्न शाम को मिल भी जाए आपको अगर आप आएंगे तो। यवनों की जानकारी किन ग्रंथों से होती है, ये प्रश्न है। अब उसमें ग्रंथ बहुत सारे हैं। पतंजलि का महाभाष्य है, गार्गी संहिता है, मालविका का अग्निमित्र है, कालिदास का। ये ग्रंथ क्या बताते हैं? इन ग्रंथों से ही पता लगा है कि यवनों का आक्रमण हुआ था। अब हम पढ़ रहे हैं हिंद यवन राजा, तो वो यवन कौन है? यही तो यवन थे जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के समय में आक्रमण किया था। वहीं पे हम लोग आए हैं। अब अगला पॉइंट लिखिए ऐसे में, उससे जोड़ के लिखिए। डेमेट्रियस ने एक विशाल सेना के साथ एक विशाल सेना के साथ 183 ईसा पूर्व के लगभग, ब्रैकेट में लिख लेना, पुष्यमित्र शुंग के समय में, शुंग के समय में हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार कर सिंध तथा पंजाब के प्रदेशों को विजित किया। ठीक है, तो कौन आक्रमणकारी था? यही था, डेमेट्रियस ही था। अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए देशनगर, ब्रैकेट में लिखना विदिशा। अब देखो विदिशा नाम आया तो एक प्रश्न मेरे माइंड में तुरंत आया, पुष्यमित्र शुंग के समय उसका जो पुत्र था अग्निमित्र, वो कहां का उपराजा था? वो विदिशा का ही था। विदिशा को ही बेसनगर कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? बेसनगर, ब्रैकेट में विदिशा से प्राप्त एक मुद्रा पर तिमित्र तिमित्र शब्द लिखा गया है। तिमित्र शब्द लिखा गया है। यह शब्द डेमेट्रियस के लिए ही लिखा गया था। अब एक पॉइंट और लिखिए। देखिए पतंजलि के महाभाष्य में दत्तमित्र नामक एक नगर का उल्लेख मिलता है। इस नगर की स्थापना डेमेट्रियस द्वारा ही की गई थी। अगला पॉइंट है, डेमेट्रियस ने विजय की स्मृति में आरकोसिया, ब्रैकेट में लिख लो कंधार, ये वही हिंदू कुश पर्वत के आसपास में कंधार भी पड़ता है, ब्रैकेट में कंधार। ठीक है, आरकोसिया ब्रैकेट में कंधार में। अब ये नाम जो है बड़ा बड़ा सा है, देखिए डिमिट्रियस डिमिट्रियस पोलिस नामक नगर की स्थापना की थी। पोलिस नामक नगर की स्थापना की थी।
अगला पॉइंट है, लिखिए डेमेट्रियस ने अजेय की उपाधि धारण की। अजेय, अजेय मतलब जो कभी ना हारे, अजेय की उपाधि धारण की तथा साकल को अपनी राजधानी बनाया, तथा साकल को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अब एक हेडिंग डालेंगे, उसको कल कराएंगे हम लोग, मिनांडर। मिनांडर, मिनांडर। और